नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आइए वायदा बाजार में कहां पर आज ट्रेंड नजर आ रहे हैं, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, इस पर होगी नजर। पहले बाजार की 5 बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से जो अच्छी खासी मजबूती का माहौल बाजार में दिख रहा था, उस तेजी पर आज लगा है ब्रेक। 18,100 के नीचे फिसलता हुआ बाजार 18,077 के पास हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की बिकवाली। वहीं बैंक निफ्टी में 350 अंकों की गिरावट आप देखेंगे। लाल निशान के साथ बाजार जब खुले थे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वहां से भी सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझें, सभी इंडेक्स लाल निशान में है। रियल्टी और मेटल शेयर्स में गिरावट का रुझान इस वक्त आप देख पाएंगे। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स और सेक्टर्स में बिकवाली से गिरावट जो है वो हावी होती हुई। ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट है। इंडेक्स करीब 1% तक नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस भी आज बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया विक्स करीब 7% ऊपर है। जहां हम देख रहे थे इंडिया विक्स की सिचुएशन कल करीब 1.5-2% की गिरावट दिखा रही थी। इस वक्त इंडिया विक्स में इतनी बड़ी तेजी भी बाजार को कह सकते हैं कंसर्न बिल्ड कर रही है। बाजार के सेंटिमेंट्स जो है उसे डाउनग्रेड करने का काम जरूर करेगी। चलिए ऐसे में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल जब हमने आपको एफएनओ जंक्शन में हमारे एक्सपर्ट प्रशांत सावंत से मिलाया, उन्होंने जो अपनी कॉल्स दी थी उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा नजर आ रहा है, कल की दी हुई कॉल्स में आज कैसा एक्शन हम देख पाए, थ्रू आउट कल से लेकर आज तक में उनकी दी हुई कॉल्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। एचडीएफसी लाइफ, देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में लगातार हम देख रहे हैं अच्छे खासे डेटा पॉइंट्स भी आ रहे हैं, जिसके चलते ये रिएक्ट भी कर रहे हैं स्टॉक। और इंश्योरेंस स्पेस जो है वो यहाँ से एक अच्छा ट्रिगर, अच्छा फैक्टर नजर आ रहा है। एचडीएफसी लाइफ पर कल जब करंट मार्केट प्राइस 597 का था, तब प्रशांत ने इस स्टॉक पर अपनी राय दी थी और वहां से लेकर अब अगर आप देखेंगे 2% तक के रिटर्न्स एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में नजर आए हैं। कमेंट्स और ट्रेंड में बिकवाली की राय प्रशांत की तरफ से आती हुई दिखी थी और कमेंट्स में खरीदारी का नजरिया था। वहां पर भी 2% तक के रिटर्न्स कल की जब कॉल दी गई थी उन मार्केट प्राइस से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो पाएंगे। वहीं इसके अलावा हैवेल्स और डॉक्टर लाल पैथ में भी प्रशांत की तरफ से कॉल्स दी गई थी और ये स्टॉक्स में भी पॉजिटिव रिएक्शन जरूर नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर 5 स्टॉक्स हैं जो कि प्रशांत की तरफ से कल जब हम एफएनओ जंक्शन में उनके साथ बातचीत कर रहे थे दिखने को मिले थे। और ये सारे कॉल्स जो हैं वो इस वक्त रिएक्ट करते हुए भी कल से लेकर आज तक में रिटर्न्स भी दे पाए हैं, ये 5 के 5 स्टॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे मेहमान को हमारे साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा आप जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आज सुबह जब बाजार में साइडवेज मूव्स नजर आ रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से भी इंडिकेशंस थे ही कमजोरी के, लगा तो था कि बाजार अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन भारतीय बाजार भी आज टूटे हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट हावी हुई और निफ्टी भी अच्छा 200 के नीचे, इनफैक्ट अब हम देख रहे हैं अच्छा 100 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ। कैसे बनाएंगे स्ट्रैटेजी सेकेंड हाफ के लिए? अगर आप मानसी देखिए, रिस्पाइट था, अभी कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है, थोड़ा सा इनफैक्ट पॉजिटिव टोन पे हम बंद कर पा रहे थे व्हेन इट कम्स टू निफ्टी, थैंक्स टू बैंकिंग जो कि संभला हुआ था इनफैक्ट, जहां पे की आउट परफॉर्मेंस थी। साथ ही साथ आपने देखा कि मेटल स्टॉक्स और कुछ एक जो इंडेक्स मेजर्स हैं वहां पे बाइंग की वजह से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा था। बट इस पूरी मूव में मानसी एक चैलेंज जो हमेशा ही रहा निफ्टी के लिए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, अभी पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस करे 20 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, उसको निफ्टी रिक्लेम नहीं कर पाया, जो कि करीब 18,250-260 के अराउंड पे प्लेस था। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए और आज के दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर दोबारा से रिज्यूम हो रहा है। बैंकिंग जहाँ पे कि इनिशियली अच्छी पॉजिटिविटी थी, वहां पे भी प्रेशर अब दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि बैंकिंग में आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप 42,900 को होल्ड कर रहे हैं। तो बैंकिंग को अभी थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हैं। आपको निफ्टी इंडेक्स दोबारा आपको करीब 18,100 के पास मिलता है, तो वहां पे आपको शॉर्टिंग के लिए देखना चाहिए। 18,160 का स्टॉप रहेगा और फिर करीब 17,800-880 के टारगेट्स के लिए आपको लेवल्स मिल सकते हैं। तो निफ्टी में सेल ऑन राइज अभी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जब तक कि आप 250 के नीचे हैं। बैंकिंग में 42,900 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आपको पॉजिटिव टोन मिलेगा, बट बाय के लिए जल्दी ना करें।
निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये नजरिया आपको इस वक्त मिल चुका है। कॉशियस नजरिया अपनाकर आपको चलना होगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार के कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं और बिकवाली का दबाव जो 2 दिन के गेंस थे वो वॉश आउट होते हुए इस वक्त जरूर नजर आ रहे हैं। तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर नजर रखनी चाहिए और इंडेक्स को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, कहना है हमारे मार्केट एक्सपर्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एफएनओ स्पेस में इस वक्त एक्शन कहां पर है, फ्रेश शॉट्स कहां डेवलप हो रहे हैं। इससे शुरुआत करते हैं। मंदी वाले शेयर्स आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक कराएंगे, जहां पर बिकवाली का दबाव या फ्रेश शॉट्स जो है वो बिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांता का स्टॉक देखिए, आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे स्टॉक को, और इस स्टॉक में बिकवाली का दबाव करीब 4% की गिरावट स्टॉक में इस वक्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ कोल इंडिया के स्टॉक में भी कह सकते हैं कि ट्रेडर्स फेवरेट रहा है ये स्टॉक कोल इंडिया, बोथ साइड्स अगर देखें यहाँ पर, लेकिन इस वक्त करीब 3-3.5% की गिरावट। और इन्फोएड ट्रेंड में भी आप देखेंगे इसी तरह के कुछ सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। मंदी वाले शेयर्स तो हम देख रहे हैं। वेदांता पर वैसे मैं आपकी राय अजीत जानना चाहूंगी, क्योंकि स्टॉक में एक मूवमेंट दिखी थी हल्की सी, अनुमान यही लगाकर चल रहे थे कि कैश मार्केट में यहाँ से अच्छा एक्शन दिखेगा। एफएनओ में इस वक्त हम देख रहे हैं और कैश मार्केट में भी बिकवाली का दबाव। वेदांता का स्टॉक आज नहीं चल रहा, ऑफकोर्स गिरते बाजार का एक सेंटिमेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए मानसी, जैसे हम बात कर रहे थे कि मेटल स्टॉक्स ने काफी अच्छा हद तक अभी रिकवरी में पार्टिसिपेशन किया था, बट अब वेदांता की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जो लास्ट स्विंग हाई था करीब 323 के अराउंड पे, उन लेवल को रीटेस्ट करने के बाद कल के सेशन में वो रीटेस्ट हुआ और अब दोबारा से आपस में एक डिक्लाइन दिख रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज है इसमें। 305 का लेवल मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पिवट रहेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लोज कर पाते हैं तो आपको मान के चलिए थोड़ा बहुत रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगा और शायद रिकवरी भी देखने को मिले दोबारा। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है आपको 305 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब वहां पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। वो भी मेरे हिसाब से एक डिप के लिए, या आप उसको आउटराइटली नेगेटिव नहीं कह सकते हैं पैटर्न को। तो वो या तो आप उसको लोअर लेवल्स पे बाय के लिए देखेंगे, या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए जो डिप के लिए आप मान के चलिए करीब 295-300 के जोन में दोबारा से आपको री एंटर करता हुआ दिखेगा, उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। वेदांता पर ये रहा है, और ये बात आप सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट जब मेटल्स पर आई उसके बाद एक अप मूव दिखा और स्टैंड आउट रिपोर्ट थी। उसके बाद हिंडाल्को नाल्को जैसे स्टॉक्स फोकस में थे। वेदांता में भी हमने देखा पिछले अगर कुछ सेशंस के ट्रेंड को देखेंगे तो वेदांता का स्टॉक चल भी रहा था, आज ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। देखिए पिछले इनफैक्ट कल के सेशन में ही स्टॉक में एक पॉजिटिव अप मूव नजर आए थे, 4-5% की तेजी पिछले 7 सेशंस में दिखाई है। लेकिन चलिए स्टॉक में वैसे इनका सेंटिमेंट जो है वेदांता में अब भी बुलिश है, लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि हम गिरावट देख रहे हैं तो कॉशियस नजरिया जरूर अपना कर चलें। इस बीच कोल इंडिया पर आपकी राय क्या होगी, क्योंकि कोल इंडिया के स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखें आज के सत्र में तो यहाँ पर बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है। एट डे लो हम देख रहे हैं 216 के लेवल्स पर इस स्टॉक में कामकाज दिख रहा है। कैश मार्केट में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से पिछला पूरा एक हफ्ता ही कोल इंडिया के लिए लीजिए, या फिर इनफैक्ट कोल इंडिया का स्टॉक जो है 6 महीने से चल ही नहीं पाया है। इस पर आपकी राय क्या होगी अजीत? देखिए ये करेक्टिव फेज में है मानसी, यहाँ पे कि जब आपने नवंबर मंथ में हाईज बनते हुए देखे उसके बाद से ग्रेजुअल डिक्लाइन है, और अब जिस तरीके से इसने ऑफ लेट अभी अटेम्प्ट किया था अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस 100 EMA के अराउंड पे रेस्पाइट लेके रिबाउंड करने का, तो वो रिबाउंड भी सक्सेस नहीं हो पाया। इट मींस कि हायर हाइज नहीं बने। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये कंटिन्यूशन में रहेगा ये डिक्लाइन, ये करेक्टिव फेज, और प्रेशर बढ़ेगा अगर ये 214 के नीचे जाता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशंस देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस करीब 221 के अराउंड पे प्लेस करना चाहिए आपको इस पोजीशन में। 214 के नीचे आप मान के चलिए करीब 204-205 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए कोल इंडिया पर इस वक्त आपको ये राय मिलती हुई, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हम शॉर्ट्स फ्रेश बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं। शेयरों में अनवाइंडिंग कहां हो रही है, ओएनजीसी का काउंटर आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा, और ओएनजीसी के स्टॉक में हम देख रहे हैं इनफैक्ट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ओएनजीसी नाल्को टोरेंट पावर के स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड, अनवाइंडिंग जो है वो एक ट्रेंड बिल्ट होता हुआ। 145 के लेवल्स पर ओएनजीसी के स्टॉक में करीब 3% की गिरावट इस वक्त तो हावी हो रही है। अजीत क्या लगता है यहाँ से और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 3% का इस वक्त नजर आ रहा है? मानसी देखिए यहाँ पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग का ही फेस कहूंगा मैं, बिकॉज जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 150 के अराउंड का, उन लेवल्स को रिट्रेस किया था इसने 2 दिन पहले, और वहां से आप थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। अगर आप एक रीसेंट ट्रेंड देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन पॉजिटिव साइड पे ही नजर आएगी। अभी भी ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से डिक्लाइन कैप्ड है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग के बारे में देखना चाहिए।
तो एक बार आपको ये 137-38 के जोन में मिलता है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। सॉरी, 140 के लेवल के अराउंड पे अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 135 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और दोबारा से आप देखेंगे कि ग्रेजुअली इसमें 155 तक के लेवल देखेंगे। 150 155 के लेवल्स, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअल मूव यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन करेक्शन जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर रहे थे अजीत, क्या वेदांता की ही तरह नाल्को के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं करेक्शन मोड में ये जाता हुआ, करेक्शन जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऑफकोर्स ये हफ्ते की शुरुआत में ही जो पॉजिटिव स्टैंड आउट रिपोर्ट आई उसके बाद एक दिन की तेजी थी, लेकिन उसके बाद ये सारे काउंटर्स जो है चल नहीं रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है मानसी कि अगर मेटल स्पेस की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में आप बाँट सकते हैं स्टॉक्स को। जो टॉप परफॉर्मर्स रहे वो जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जिन्होंने अपने रिकॉर्ड हाइज़ बनाए, नए हाइज़ टच किए। उसके बाद सेकंड लेग वाले आते हैं जहाँ पे कि वीईडीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को ये नाम रहे। और फिर लास्ट सेल और नेशनल एल्युमिनियम जहाँ पे कि ऑफ लेट हमने एक रिकवरी देखी थी, बट जिस तरीके से हमने देखा है कि दोबारा से मेटल में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, इनको पनिश करना शुरू कर दिया। तो यहाँ थोड़ा-सा चैलेंजिंग डेफिनिटली रहेगा मेरे हिसाब से। अंडर परफॉर्मर्स के साथ अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे आप जो भी एक्जिस्टिंग अगर आपकी पोजीशन है, यू शुड मेंटेन स्टॉप एट 77। फ्रेश शॉट्स मैं नहीं बोलूँगा, कॉज़ ये कहीं न कहीं आपको डल ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें एक्जिस्टिंग पोजीशन ना बनाएँ और मतलब कोशिश ना करें कि कि ये अभी चला नहीं है तो शायद इसमें मूव आ जाएगा। तो इस तरीके के अटेम्प्ट ना करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं अनवाइंडिंग है, बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है और वेदांता और नाल्को जैसे काउंटर्स में अब हम देख रहे हैं बिल्कुल गिरावट हावी होती हुई। तो किसी भी पोजीशन को या फ्रेश पोजीशन को लेने से बचें, ये राय इस वक्त आपको मिलती हुई। और नाल्को के स्टॉक में फ्यूचर्स में इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% ऑफ डाउन ट्रेंड। लेकिन आइए एक बेहतरीन रिसर्च आपको बताते हैं। भारत ने हर लिहाज से आउट परफॉर्म तो किया ही है। 2022 का साल वैसा था जब हमने देखा कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में दुनिया भर के बाजार में जहाँ कई सारे चैलेंजेस थे, डोमेस्टिक मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स ने कई सारे फैक्टर्स पर आउट परफॉर्म कर दिखाया, कई सारे फैक्टर्स पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ऐसी ही एक और चीज़ है, ऐसी एक और फैक्टर है जिस पर भारत आगे निकल गया है। भारत ने यूनिकॉर्न की रेस में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, 2022 में कहाँ ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बने, ऐसी एक इसी पर एक डिटेल रिसर्च और एक बेहतरीन रिसर्च तैयार की है शरद ने। आइए शरद से जानते हैं कि भारत यूनिकॉर्न की रेस में कैसे आगे बढ़ा है। शरद, आप बताएं। जी बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने जो है चीन को पछाड़ दिया है यूनिकॉर्न की रेस में। और याद रखिए, भारत ने जो है लगभग 21 यूनिकॉर्न्स को जो है 2022 में प्रोड्यूस किया, और वहीं पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाइना ने 7 यूनिकॉर्न्स लाए थे। अब याद रखिए, यूनिकॉर्न्स का डेफिनेशन क्या होता है। जो भी कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन होता है $1 बिलियन या उससे ज़्यादा, उसको यूनिकॉर्न स्टेटस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत का बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देखने मिला और 3 गुना ज़्यादा यूनिकॉर्न्स निकाले 2022 में अगर चीन से कंपेयर किए तो। अब आंकड़ों की बारे में बात कर लेते हैं। 2019 से जो है हमने आंकड़े लाए और यहाँ पे देख सकते हैं 2019, 2020, 2021 ये 3 साल जो था चीन का पलड़ा भारी था। लेकिन इस बार 2022 में जो है भारत ने जो है बहुत शानदार मूवमेंट देखने मिली है भारत की। और यहाँ पे जो है फंडिंग रेस है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा देखने मिला है भारत का। अब फंडिंग रेस के बाद जो है ओवरऑल यूनिकॉर्न्स क्या है दुनिया का पिक्चर, उसके बारे में बता दें। और लास्ट ईयर ही हमने ईटी नाउ स्वदेश में जो है मेंशन किया था कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न मार्केट हो गया है। और आप देख सकते हैं 84 यूनिकॉर्न्स जो हैं अभी भारत में है। लेकिन अब तो भारत के बाद कौन से शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न पैदा हुए हैं 2022 में? और ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है बैंगलोर। यहाँ पे लगभग 6 यूनिकॉर्न्स आए हैं। उसके अलावा मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई भी लिस्ट में शामिल हैं। अब शहर की तो बात हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे कौन से सेक्टर्स में जो है यूनिकॉर्न्स देखने मिले हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स की जो है पैदा हुए हैं। वहाँ पे आप एंटरप्राइज टेक सोल्यूशंस ले लीजिए जो IT की होते हैं, फिनटेक सोल्यूशंस ले लीजिए जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज को एड करती हैं, और ई-कॉमर्स, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दी आपके यूनिकॉर्न्स है, वहाँ पे जो है आपको ग्रोथ देखने मिल रही है। और जो 5 कंपनीज़ है जिसपे फोकस रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो नए वैल्यूएशंस के साथ यूनिकॉर्न बने हुआ इंक्लूड करते हैं यूनिफोर, गेम्स 24/7, डील शेयर, और इसके अलावा 5 और इलास्टिक रन जैसे स्टॉक्स में भी जो है आप देख सकते हैं वैल्यूएशन जो $1 बिलियन से ज़्यादा है। और ये विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स जैसे कि लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, फिनटेक, ये सारे सेक्टर्स से जो है ये नए यूनिकॉर्न्स आए हैं।
बिल्कुल शरद, काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च है और यूनिकॉर्न्स का गढ़ बना है भारत। शुक्रिया ये इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। यूनिकॉर्न की रेस में चीन को पछाड़ दिया है भारत ने। और आपको बता दें 2022 के साल में भारत में 21 नए यूनिकॉर्न्स बने, जबकि चीन में सिर्फ 7 यूनिकॉर्न्स बने हैं। तो क्लियरली भारत में क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट की एक नई उड़ान जो है वो हम देख रहे हैं। हर साल हम देख रहे हैं नया डेवलपमेंट और नई ग्रोथ स्टोरी भारत पैदा कर रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से हमें इसमें कामयाबी भी मिल रही है। चलिए इस रिसर्च के साथ अब आगे वापस मार्केट की तरफ लौटते हैं और अजीत से कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एफएनओ में ताज़ा खरीदारी कहां पर हो रही है, इस पर एक बार देखें। अजीत, सीमेंट सेक्टर में आज बाजार में जहां पर उठापटक है, बिकवाली का दबाव ज्यादा हावी हो रहा है, ऐसे में भी सीमेंट पैक है जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा है। ऑफ कोर्स कुछ चैनल चेक्स की अगर माने तो जनवरी के ही महीने में ये प्राइस हाइक एंटिसिपेशन भी है सीमेंट कंपनियों की तरफ से। प्राइस हाइक हुए भी तो उसका अब्सॉर्प्शन बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेंटिमेंट्स हैं जिसके चलते आज सुबह एसीसी अंबुजा स्टॉक्स भी चले थे। और इस वक्त अगर श्री सीमेंट देखें, इसमें तेजी या कह सकते हैं कि फ्रेश बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी, बिल्कुल सीमेंट स्पेस कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अगर कुछ एक दो नाम अगर ना करें तो ऑलमोस्ट ज्यादातर सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बट इन सब में ही जो सबसे स्ट्रांग मुझे लग रहा है चार्ट्स पे वो है अल्ट्राटेक। इनफैक्ट ये हमने रिकमेंडेशन की तरह भी रखा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पे भी बावजूद इसके कि निफ्टी करीब 190 पॉइंट अभी डाउन है, ये आपको पॉजिटिव टोन पे नजर आ रहा है। जो ऑफ लेट हमने देखा है बेस फॉर्मेशन 6900 6950 के लेवल के अराउंड पे वो काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। और अब ग्रेजुअली आप देख रहे हैं इसमें अप मूव आते हुए, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको पॉजिटिव टोन नजर आएगा। साथ ही साथ डालमिया भारत, वहां पे भी मुझे सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हायर हाइज बन रहे हैं, अभी भी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। मार्जिनल डिप है मेरे हिसाब से ये 1800-1850 का जोन एक अच्छा बाइंग जोन है। 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, इस बीच एक बार क्विक मार्केट चेक, क्योंकि बाजार में गिरावट जो है वो गहराती हुई इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड है और 43,000 के नीचे इस वक्त बैंक निफ्टी फिसलता हुआ। कहाँ 43,578 के हमने दिन के उच्चतम स्तर देखे थे और इस वक्त आप देख रहे हैं 42,928 के स्तर पर टूवर्ड्स डे लो बैंक निफ्टी में 43,000 के नीचे के ट्रेंड नजर आ रहे हैं। वहीं सेंसेक्स में भी 600 अंकों की गिरावट है और निफ्टी भी अगर आप देखेंगे करीब 150 से 200 अंकों की बिकवाली के बीच 18,000 के लेवल्स के ही आसपास इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आइए जहां हम फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप वाली स्टोरी पर बात कर रहे थे, इसी सूची में लेबोरेटरी हेल्थ केयर स्पेस भी है। इनफैक्ट अजीत, कल तो हेल्थ केयर एक सेक्टर था जो कि बाजार को संभाल भी रहा था और आज अगर आप देखेंगे डिविज लैब का स्टॉक जो है इसमें लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 3,441 के लेवल्स हम देख चुके हैं आज के ही स्तर में और इन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3,430 के लेवल्स के आसपास 1.25% की तेजी अब भी बनी हुई है। बिल्कुल मानसी, देखिए कल के सेशन में जिस तरीके से रिस्पाइट देखने को मिली थी, आज कहीं ना कहीं कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स में वो मूव कंटिन्यू कर रहा है। डिविज लैब भी उसमें से ही एक है। सबसे अच्छी बात यह है मानसी कि यहाँ पे मुझे लगता है कि 3250-3200 का जोन है वो बहुत मेजर सपोर्ट है, ना ही केवल शॉर्ट टर्म चार्ट से बल्कि मंथली या क्वार्टरली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको 3200 का जोन काफी मेजर सपोर्ट आ जाता है। तो डाउन साइड कैप्ड है, ये चीज आपकी कंफर्म हो गई। अपसाइड देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने स्पेस में देखा है कि ऑफ लेट इनिशियल जब न्यूज आई थी कोविड रिलेटेड केस स्पाइक्स की चाइना में, उस टाइम पे हमने एक अपटिक देखा था, उसके बाद दोबारा से मूव फिजल आउट हुए। बट मुझे लगता है डिक्लाइन कैप्ड है। और दिवेश लैब की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो 3550-3600 के लेवल्स दोबारा से रीटेस्ट होने का पोटेंशियल दिखता है। तो इसमें एज अ ट्रेडिंग पोजीशन अगर कुछ इनिशिएट करना है 3350 का आपका स्टॉप रखना चाहिए और 3550-3600 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें, 3200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसको फिर कुछ टाइम के लिए जैसे कि 1.5-2 महीने के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे ज्यादा बेटर टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन डिविज लेबोरेटरीज के स्टॉक में 3500 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। 3550 तक के लक्ष्य अजीत मानकर चल रहे डिविज लेबोरेटरीज में इस वक्त यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको दिख सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली अपने पोजीशंस को आप बढ़ाते जाएं स्टॉक में। वहीं हैवेल्स के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत, इस पर भी एक बार आप अपना नजरिया बताएं, क्योंकि इस स्टॉक में हमने एक डाउन ट्रेंड ही देखा है पिछले एक महीने से और इसी हफ्ते की शुरुआत से स्टॉक ने मूव करना शुरू किया और इस वक्त आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए दिखेंगे।
बिल्कुल मानसी, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर रेंज नजर आएगी। ऑलमोस्ट साल भर से ज्यादा हो गया इस रेंज को करते हुए, जहाँ पे कि करीब 1400 1350 हायर बैंड और नीचे पे करीब 1100। तो अभी हमने हाल फिलहाल में लोअर बैंड को रीटेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पिवट बनता है, जहाँ पे इससे आपको रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक में 2 दिन में काफी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। मेरे हिसाब से 4150 के ऊपर क्लोजिंग आपको स्टॉक को ले जाएगी करीब 1220 तक। तो यहाँ पे अगर आप 1100 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट करते हैं तो अभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं करंट लेवल पे 1220 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। एब्सोल्युटली, तो चलिए 1220 तक के पोजिशनल टारगेट्स हैवेल्स में नजर आएंगे। और क्विकली लॉन्ग स्प्लिट अप की कैटेगरी में ही जीएनएफसी का स्टॉक भी शामिल है, इस पर भी अजीत हम आपकी राय, करंट लेवल्स को देखते हुए आगे क्या पोजिशनिंग होगी ये जानना चाहेंगे। काफी अच्छा आया है, मेजर एवरेजेस रीटेस्ट हुए थे करीब 520 के अराउंड पे, और वहां से आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इट्स इंचिंग हायर। आज के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसने आज अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, 20 डेज के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉज हो सकता है, तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको 570 के अराउंड दोबारा से मिलता है तब आप बाय करें। 560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 590-95 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो चलिए राय जीएनएफसी पर और अच्छा बिल्टअप यहाँ पर होते हुए और इसी के चलते 590 तक के टारगेट्स यहाँ पर अगर पोजीशन है उसे बचा कर रखें, ये राय अजीत की। लेकिन चलिए अजीत की तरफ से ही आज की कॉल्स कौन सी हैं, ऑप्शन कॉल्स वो दमदार आज कौन सी लेकर आए हैं, ये समझते हैं ऑप्शंस की कमाई सेगमेंट में। कौन से स्टॉक में अजीत आज ऑप्शन से कमाई होगी आपके हिसाब से? तो देखिए मानसी, हम काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे कि आईटी में शायद कुछ रिकवरी देखने को मिली, बट इन्फोसिस आईटी मेजर्स में से यहाँ पे काफी एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था, जिसका आज फिर फ्रेश एक ब्रेकडाउन हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो ये देखते हुए जो 1500 की पुट है इन्फोसिस की करीब 38-39 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 54-55 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 54-55 तक के टारगेट्स। इन्फोसिस खरीदने की राय 1498 के लेवल से 1500 के पुट खरीदने की राय, जो कि 38 रुपए में आपको मिल जाएगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की करीब 1.5% तक के यहाँ पर लेवल्स हम देख रहे हैं। 54 के 38 रुपये 50 पैसे में इस वक्त मिल रही है। ऑन अप साइड 54 रुपये तक ये जा सकती है। 30 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाकर चले, ये अजीत की राय। इसके अलावा कौन सी कॉल्स, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर अजीत, जो आप आज के लिए हमारे व्यूअर्स को सुझाएंगे? बिल्कुल, तो देखिए जैसे हमने बात की थी कि एक तो सीमेंट स्पेस जहाँ पे की स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको पोजीशन देखनी चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट में भी वो इस गिरावट में भी वो होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक में 7050 का जोन है, वो अच्छा बाइंग जोन है। 6940-60 के लेवल्स ये आपके स्टॉप लॉस की तरह रहेंगे और 7250 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। वहीं पे एशियन पेंट्स, इनफैक्ट दोनों ही पेंट काउंटर्स, एशियन बर्जर, ये कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर दिखा रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। एशियन पेंट में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है, जिस तरीके से अभी ऑफ लेट अपने कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। 2950 आपका टारगेट रहेगा, 165 तक के स्टॉप लॉस के साथ। एब्सोल्युटली, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट पैक है जो कि इस वक्त अजीत के पॉजिटिव रेडार पर। और पेंट स्टॉक्स में ऑफकोर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है और इसी के चलते सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय। 2950 के टारगेट्स, 3065 का ऊपर पर स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं। 3035 के स्तर यहाँ पर आप पाएंगे, जो कि इस वक्त आज करंट मार्केट प्राइस नजर आ रहे हैं। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफएनओ स्ट्रैटेजी, साथ ही आपके टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन